Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dakshant Sharma and आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे चैप्टर द चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सोशियोलॉजी का, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ बुक 2 क्लास 12th सोशियोलॉजी। अब जो चैप्टर का नाम है दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने रूरल सोसाइटी को देखा था, कंट्री साइड एरिया दैट इज गांव का इलाका, विलेज एरिया। अब आप ट्रेवल करेंगे थ्रू इंडस्ट्रीज, हम देखेंगे कैसे इंडस्ट्रीज में वर्क होता है, कैसे चेंज आया, कैसे डेवलपमेंट हुई, एंड फ्रॉम द पास्ट टाइम टिल द प्रेजेंट पूरे प्रोसेस को स्टडी करेंगे इन रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सो देयरफॉर ये पूरा चैप्टर इंडस्ट्रियल लेआउट पर बेस्ड होगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आपको यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन दी है जो कि आपको याद कर लेनी है, ठीक है। सो बोला है द इमर्जेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। जब हम देखते हैं कि मशीन प्रोडक्शन के ऊपर काम चला, जब मशीनरी का यूज होने लगा, मैकेनाइजेशन हुई बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स लाइक स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। सो देयरफॉर जब स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ, मास प्रोडक्शन होने लगी and therefore it resulted in industrialization. In film industry, some names are not mentioned. Sound technicians, light technicians, dance choreographers, carpenters. Basically ये छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल है। जब भी हम कुछ देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें फिल्म इंडस्ट्री का, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि जो सबसे आगे आगे लाइक एक्टर्स होते हैं या फिर जो भी को एक्टर्स होते हैं, हमें सिर्फ वो दिखते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर। उसके पीछे जो पूरा सेटअप जिसने किया है, बैकबोन हम जिनको बोलेंगे, वो उनका कभी जिक्र नहीं होता। लाइक साउंड टेक्नीशियंस होंगे, लाइट टेक्नीशियंस हो जाते हैं, डांस कोरियोग्राफर्स होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं। सो दीज पीपल प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी मूवी या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है। सो इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें नहीं दिखती है, इनके कभी भी नेम्स मेंशन नहीं होते हैं और इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाती है, राइट। Whereas an actor gets a limelight. So यहाँ पर जस्ट ये एग्जाम्पल दिया है। Now coming on the difference में अगर आप यहाँ देखेंगे फिल्म स्टार, so they live in areas like जुहू, जो कि बहुत ही अच्छा लग्जूरियस एरिया है, and extras they live in the areas like गिरनगांव। उसके बाद they eat in 5-star hotels, कौन? फिल्म स्टार्स। But talking about the extras, they eat vada pav from the local vendors, ठीक है। Therefore we can see a difference over here between a life of a film star and the people who are considered in extras। अगर हम यहाँ पर differences की बात करें, but कुछ चीजें common भी है, like watch same films। एक फिल्म स्टार भी वही फिल्म वॉच करेगा और एक एक्स्ट्रा पीपल भी वही फिल्म वॉच करेगा। कोई फिल्म स्टार के लिए एक स्पेशल वीआईपी फिल्म नहीं बनती है, राइट। उसके बाद वॉच सेम क्रिकेट मैच होएगा, वो भी सेम रहता है। सफर फ्रॉम सेम एयर पोल्यूशन, जहां वो लोग रह रहे हैं उनको सेम एयर पोल्यूशन फेस करना पड़ता है। हैव सेम एस्पिरेशंस फॉर देयर चिल्ड्रन टू डू वेल, और वही फिल्म स्टार भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों का एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो, सिक्योर फ्यूचर हो। और हमेशा एक एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर जो भी और लोग जिनको वो लाइमलाइट नहीं मिल पाती, वो भी हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर हो और उनके लिए सब चीज अच्छी रहे जिंदगी में। सो देयरफॉर जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, सो यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंसेस की बात की एंड यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ों की बात की। एंड यही आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियल जो सेटअप होता है जहाँ पर लोग काम करते हैं, तो यहाँ एक डिफरेंस आता है, राइट। कोई ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, स्टिल दे डू नॉट गेट दैट सच इंपॉर्टेंस। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज विमेन डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर विमेन डिफरेंशिएशन से मतलब है दैट विमेन एंगेज्ड इन नर्सिंग और टीचिंग जॉब्स। सोसाइटी थिंक्स विमेन आर सुटेड फॉर केयरिंग एंड नर्चरिंग वर्क, मेन इनटू इंजीनियरिंग, एंड सोसाइटी कंसीडर मेन टफ और मैस्कुलिन। अब बोलने का मतलब ये है कि जो विमेन है उनके लिए कुछ स्पेसिफाइड जॉब्स है वही फ्रेम कर दी गई है, जैसे कि नर्सिंग, टीचिंग, यहाँ सिर्फ विमेन ही जाएगी, दीज आर फेमिनिन वर्क्स।
सो सोसाइटी सोचती है कि यहाँ पर जो वुमेन होती है उनके लिए बेटर होता है केयरिंग नर्चरिंग वाला काम, ठीक है, वो क्योंकि सोफिस्टिकेटेड होती है, डेलिकेट होती है, इसलिए वुमेन के लिए ये काम सही रहेगा। एंड मेन को सोचा जाता है कि वो इंजीनियरिंग में जाए, क्योंकि सोसाइटी कंसीडर करती है कि जो मेन है वो एक टफ काम करेगा, मैस्कुलिन वर्क करेगा, विच इज टोटली वेरी रॉन्ग परसेप्शन। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक मैन ये काम करेगा और एक वुमेन ये काम करेगी, बट वी सी दैट लोगों ने कुछ धारणाएं बना ली है, वी कैन से प्रेजुडिस राइज हो रहे हैं कि बस हमें इस तरीके से चलना है और यही काम इनके लिए बन चुका है, विच इज टोटली नॉट करेक्ट एंड वी शुड चेंज द थिंकिंग। सो यही हम देखते हैं कि विमेन डिफरेंशिएशन आ जाती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, we see that prime feature of industrial society today most of the people are engaged in all the works, ठीक है, हम देखते हैं कि सभी लोग अपने कामों में व्यस्त है, किसी के पास टाइम नहीं है। यू नो इट लीड्स टू अर्बनाइजेशन, लोग ट्रेवल करते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, माइग्रेशन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको इंडस्ट्रीज में जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिले और मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सेस कर सके, अपने बच्चों को एजुकेट कर सके। तो अर्बनाइजेशन हो रही है फ्रॉम रूरल एरियाज। लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप, हम देखते हैं कि जो पहले फेस टू फेस रिलेशनशिप था, हम आपस में बातचीत करते थे, हम आपस में एक बॉन्ड होता था, बट वो आज के डेट में खत्म हो चुका है। वी सी ओनली प्रोफेशनल सेटअप इन द इंडस्ट्रीज, नथिंग वेरी वेरी पर्सनल। एंड अब आज के डेट में आप देखेंगे कि जो सिटीज है वहां पर लोगों को पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है, सब अपने कामों में व्यस्त है, कोई भी किसी के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं एस्टैब्लिश करना चाहता है, एक अच्छा पर्सनल रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश करना चाहता है। वी सी दैट एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोफेशनलिज्म, अपने काम से सब मतलब रखते हैं। एंड इन्वॉल्व्स डिविजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉलो करती है डिविजन ऑफ लेबर, बोलने का मतलब ये है काम का बंटवारा। वहां पर कभी भी किसी भी वर्कर के ऊपर पूरा काम नहीं डाला जाता, वहां पर जितना भी काम होता है वो चंक्स में दिया जाता है, सब अपना अपना पार्ट करते हैं एंड इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। एंड डिवीजन ऑफ लेबर एक्चुअली हमारी लाइफ में भी होना चाहिए, घरों में होना चाहिए। अगर हम सारा काम एक ही इंसान पर डाल देंगे तो वो पूरा बर्डनाइज्ड हो जाएगा। सो थोड़ा काम अगर मदर करे, थोड़ा काम फादर करे, कुछ काम चिल्ड्रन को दिया जाए, सो अगर इस तरीके से काम का बंटवारा हो जाए, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए, सो काम इजीली कंप्लीट भी हो जाएगा एंड सबकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है एंड तब सबको पता चलता है कि काम की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एलियनेशन। अब ये एलियनेशन होता क्या है बेसिकली? People do not see the end result of their work because they are producing only one small part of that product. The work is often repetitive and exhausting, yet this is better than not having work. Basically क्या होता है कि जब आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, लाइक इंडस्ट्री में एक फोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपको सिर्फ काम दिया कि आपने उसकी डिस्प्ले तैयार करनी है, आपको कभी भी एक फाइनल प्रोडक्ट देखने का मौका नहीं मिलता है। छोटा सा एग्जांपल दूं, लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उसमें मैंने उसको कवर किया, उसमें बॉर्डरिंग की, उसके बाद लेआउट तैयार किया, खुद लिखा, कलरिंग की, तो मैंने पूरा एक तैयार करने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट देखा। मैंने सिर्फ उसमें ये नहीं किया कि मैंने सिर्फ उसमें कलरिंग की है या फिर सिर्फ लिखा है, मैंने पूरा काम किया, तो मुझे एक एंड में सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री, सपोज वो सिर्फ एक डिस्प्ले तैयार कर रहा है फोन की, तो उसको लास्ट में उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो काम ऑफन रेपिटेटिव हो जाता है, बार बार रोज रोज वही काम करना है, काम असेंबली लाइन पे चलता है, राइट, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। विल स्टडी दिस इन द कमिंग चैप्टर। सो बेसिकली जब ये काम रेपिटेटिव हो जाता है तो लोग उससे क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एग्जॉस्टिंग हो जाता है काम। एंड इससे क्या होता है कि वो इंसान सोचता है कि इससे अच्छा तो काम ना ही तो बेटर है, क्योंकि वो काम उसको कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो इंजॉय नहीं कर पा रहा है। एंड जब कोई भी इंसान एक काम को इंजॉय नहीं कर पाता है, सिर्फ वो काम किस लिए कर रहा है, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, ठीक है, अदरवाइज उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो सिर्फ उसके इनकम का साधन है, उसको वो काम जबरदस्ती करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी इनकम, उसके घर की रोजी रोटी नहीं चलेगी, राइट। सो वो थक हार के, निराश होके, विद सैड मूड, इरिटेट होके, एग्जॉस्ट होके उसको वो काम करना पड़ेगा, बट वो इंजॉय नहीं कर रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट लीड्स टू एलियनेशन। Marx called this situation alienation when people do not enjoy work and see it as something they have to do only in order to survive. So therefore Marx भी बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन जब कोई भी इंसान उस काम को एंजॉय ना कर रहा हो, वो सिर्फ क्यों कर रहा है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, ताकि उसको कुछ सैलरी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए।
सो देयरफॉर हम इस सिचुएशन को एलियनेशन बोल सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी. अब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी एट लीस्ट इन सम स्फीयर्स. अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो इक्वालिटी है वो ज़्यादा रहती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में. आई एम नॉट सेइंग कि या इट लीड्स टू टोटल इक्वालिटी, बट या एट लीस्ट इन सम स्फीयर्स. कास्ट distinctions do not matter anymore in trains, buses or in cyber cafes. जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है तब से हम देखते हैं कि हम कभी भी कास्ट के ऊपर किसी को जज नहीं करते हैं. ट्रेन्स में आप जिस भी सीट पर बैठे हो वहां पर आपसे कभी भी आपकी कास्ट नहीं पूछी जाती है, या फिर बसेस में या फिर साइबर कैफे में आप देखेंगे वहां प्रॉपर रिजर्वेशंस होती है. लाइक फॉर वुमेन इतनी सीट्स रिजर्व्ड है, फॉर चिल्ड्रन, फॉर अदर हैंडीकैप पीपल, दिव्यांग होते हैं जो, ठीक है, या फिर डिसेबल्ड पीपल. सो अलग अलग हम देखते हैं कि उनके लिए रिजर्वेशंस रहती है एंड कभी भी वहां पर किसी की भी कास्ट नहीं पूछी जाती है. डिस्क्रिमिनेशन इज रिड्यूसिंग. मेंबर्स ऑफ ऑल कास्ट वर्क टुगेदर इन इंडस्ट्रीज. सो बेसिकली हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिड्यूस हो रहा है और हम देखते हैं कि हर एक कैटेगरी का, हर एक कास्ट का जो इंसान है वो इंडस्ट्रीज में एक साथ सब काम कर रहे हैं. वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं ऑन द कास्ट बेसिस. सोशल इनइक्वालिटीज आर रिड्यूसिंग. अब जैसे सोशल इनइक्वालिटीज है जैसे कि कास्ट, तो वो अब रिड्यूस हो रहा है और इकोनॉमिक या फिर इनकम इनइक्वालिटी है वो ग्रो हो रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. अब क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट ये आता है कि हाउ सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी ओवरलैप. Often, social inequality and income inequality overlap. For example, in the domination of upper caste men in well-paying profession like medicine, lawyer, journalism, women often paid less in some profession. बोलने का मतलब ये है कि अगर आप देखें जो सोशल इनइक्वालिटी है और इनकम इनइक्वालिटी है वो आपस में ओवरलैप कर रही है. यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया है. जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं अगर एक मैन काम कर रहा है वेल प्रोफेशंस लाइक मेडिसिन, लॉयर, जर्नलिज्म, सो उनको ज़्यादा पे किया जाता है. बट अगर वही काम एक वुमेन कर रही है तो उनको कम पे किया जाएगा उसी सेम प्रोफेशन के अंदर. सो यहाँ पर एक सोशल इनइक्वालिटी ओवरलैप कर रही है इनकम इनइक्वालिटी से, जो कि बहुत ही गलत है. ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर जगह ये चीज़ होती है. इट्स नॉट एप्लीकेबल इन एवरी केस. ठीक है, ये बहुत रेयर होता है कि कहीं ऐसा हो रहा हो, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, ट्रांसपेरेंसी इज कमिंग मोर. सो हम ऐसी इनइक्वालिटीज नहीं देख सकते हैं. बट स्टिल आई कैन नॉट से दिस ऑल्सो कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है. कुछ केसेस में है ऐसा, कहीं कहीं रीजन्स में ये चीज़ें होती है जहाँ पर वुमेन को इक्वल सैलरी या फिर इनकम नहीं प्रोवाइड की जाती है जो एक मैन उसी सेम प्रोफेशन में ले रहा है. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंडर बायसनेस आ जाता है एंड देयरफॉर इट लीड्स टू ओवरलैपिंग बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी. राइट, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी. तो यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ेंगे व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, in respect to this chapter. So under the influence of modernization theory, industrialization came to be seen as inevitable and positive. So बोलने का मतलब ये है कि जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को हम कंसिडर करते हैं, सो इसके इन्फ्लुएंस के अंडर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हैं कि वो एक इनएविटेबल है. इनएविटेबल का मतलब होता है जो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो. और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को आज के टाइम में इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन दिस utilitarian age, we cannot neglect or we cannot boycott industrialization. So therefore we can say that under the influence of modernization theory, industrialization को देखा गया जो कि एक inevitable process है, जो कि avoid नहीं की जा सकती है और positive है. ठीक है, industrialization से हम देखते हैं कि growth होती है, development होती है in a positive manner. Next is modernization theory states that societies are at different stages on the road to modernization, but they are all heading in same direction. बोलने का मतलब ये है कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो बोलती है, इट स्टेट्स दैट सोसाइटीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑन द रोड टू मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन तक पहुंचने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हर एक सोसाइटी एक डिफरेंट स्टेज से गुजर रही है, एक डिफरेंट रास्ते को अपना रही है. राइट, उसका जो रास्ता है वो अलग है, बट जो मेन गोल है वो क्या है, मॉडर्नाइजेशन को अचीव करना. उनका जो डायरेक्शन है वो अंत में क्या रहेगी, मॉडर्नाइजेशन.
दे आर हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। किसी का भी यहाँ पर एंड गोल अलग नहीं रहेगा, सब मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जा रहे हैं, बट सोसाइटीज के जो स्टेजेस है वो अलग हो सकते हैं, इट कैन वेरी। मॉडर्न सोसाइटीज रिप्रेजेंटेड बाय वेस्ट, बोलने का मतलब ये है कि जो वेस्ट कंट्रीज है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वहां की जितनी भी कंट्रीज है वो मॉडर्नाइज है, राइट। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। अगर हम देखते हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की, उसके अंडर जो इंडस्ट्रीज है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी के अंदर आता है एग्रीकल्चर, डिफेंस, रेलवे, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एंड माइनिंग। वैसे ही सेकेंडरी के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, एंड जितना भी आपका प्रोसेसिंग का काम होता है। एंड टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। सो ये एक बेसिक लेआउट मैंने आपको बताया कि किन किन सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है। सो ये आपको याद रखना है कि अंडर द पॉलिसी ऑफ 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था चैप्टर का, बेसिक कंसेप्ट्स को हमने देखा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जो कि होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, राइट। सो मेक श्योर कि आप सेकेंड पार्ट जरूर देखें, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। For the time, keep watching my videos, share this video as much as you can, and do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you so much.